हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं कि आपके आमाशय में बहुत सारा एसिड बनने लगता है और वह एसिड बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके ईसोफेगस में जाता है, जिसके कारण ईसोफेगस के ऊपरी हिस्सा में एक छोटा सा घाव बन जाता है, जिसके कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि छाती में जलन होने लगता है, खाना नहीं पचता है, पेट में दर्द रहता है, गैस बना रहता है और ब्लीडिंग होते रहता है। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है और किस किस कारण से ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है और इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोग को कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा आपको एंजाइम लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। जिसमें देख रहे हैं कि GERD के नाम से भी ईसो जानते हैं। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। मतलब क्या, यह एक पाचन संबंधी समस्या है जो कि ईसोफेगस के नीचे वाले भाग में होती है। जब क्या होता है, ईसोफेगस के निचले भाग में क्या होने लगता है, एसिड बनने लगता है। कहने का मतलब पूरे आमाशय में क्या बनने लगता है, एसिड बनने लगता है। जैसे कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें ईसोफेगस के ऊपरी हिस्सा में आने लगता है। जितना भी एसिड आपके आमाशय में बनता है, एसिड कहने का मतलब क्या होता है, गैस। और यह गैस जैसे ही आपके आमाशय में बनता है और आमाशय में बनने के पश्चात ये ऊपरी हिस्सा में मतलब ईसोफेगस में वापस जाने लगता है। आमाशय में बनता है और ईसोफेगस में क्या जाता है, वापस जाने लगता है। और इस बीमारी में ईसोफेगस की ऊपरी सतह पर घाव बन जाता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि आमाशय में अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है तो यह एसिड जो है ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ये बार बार ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे छोटा सा घाव बन जाता है ईसोफेगस में। और जैसे ही घाव बन जाता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसी को पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। और जैसे ही पेप्टिक अल्सर आपके शरीर में होता है तो उसके चलते आपको लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो आपको हार्ट बर्न माने छाती में क्या होने लगता है, जलन होने लगती है, इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, स्टोमच पेन रहेगा और गैस फॉर्मेशन रहेगा। लगातार गैस का फॉर्मेशन होते रहेगा, जिसके वजह से आप बेचैनी में रहेंगे, क्योंकि लगातार लक्षण दिखाई देंगे कि आपका पेट फूला रहेगा, पेट में सीने में दर्द जलन होगी, खाना नहीं पचेगा, पेट में दर्द रहेगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे दें, तो आखिर आप लोग को ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि H2 ब्लॉकर क्या होते हैं। तो देखिए, H2 ब्लॉकर मेडिसिन वह मेडिसिन होते हैं जो हिस्टामिन रिसेप्टर को बंद कर देते हैं। हिस्टामिन कहाँ से निकलता है, तो हिस्टामिन हमारे शरीर के अंदर जो मास्ट कोशिका है उसी से निकलता है हिस्टामिन। और हिस्टामिन जैसे निकलेगा तो एसिडिटी मतलब गैस को बहुत से बहुत अधिक मात्रा में निकालेगा। तो जब हम क्या करेंगे, जो गैस बनाने वाले रिसेप्टर हैं उन्हीं को अगर बंद कर दिया जाए तो आपके पेट में गैस बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इन बीमारियों से सुरक्षा हमें तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए दिया जाता है एसीलोक 150 ग्राम का, 150 mg का आपको बीडी दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये हिस्टामिन रिसेप्टर है, जो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं 150 mg का दवा जो है वो बीडी मतलब दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा ही मरीज मतलब परेशान रह रहा है, तो उस समय आप लोग क्या दे सकते हैं, 50 mg का आप लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। और यह इंजेक्शन जो है इंट्रावेनस भी दिया जाता है या इंट्रामस्कुलर। कहने का मतलब ये मांस में भी दे सकते हैं या किस में दे सकते हैं, नस में भी दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं जिसमें कम्बाइनेशन क्या होता है, रेटिडिन होता है। और यह रेटिडिन क्या करता है, H2 रिसेप्टर को बंद कर देता है, जिसके कारण होता क्या है, आपको एसिड बनना बहुत कम हो जाता है। तो आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको मेडिसिन भी ले सकते हैं या इंजेक्शन भी ले सकते हैं। ये मरीज के कंडीशन पे निर्भर करता है कि उस समय आपको कौन सा देना है। दूसरा, H2 ब्लॉकर्स कौन होते हैं, तो दूसरा ये भी क्या होता है, हिस्टामिन रिसेप्टर को बंद करते हैं। फेमोरोटिडिन जो होता है फेमोटोडिन,
जो कि 40 mg का आता है, 40 mg का, जो कि दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर मरीज का कंडीशन ज़्यादा खराब है तो TDS भी दिया जाता है, मतलब दिन में 3 बार भी दिया जाता है। और आपको इंजेक्शन अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है तो उसी का इंजेक्शन भी आता है, जो कि 20 mg का आता है। दिन में कितनी बार देना चाहिए? 2 बार। इसको भी आप लोग IV चाहे IM लगा सकते हैं। IV क्या होता है, IM क्या होता है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप जाएंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में। दूसरा आ जाता है प्रोटोन पंप इन्हिबिटर दवाइयाँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे आमाशय में प्रोटॉन पंप होते हैं, और यह प्रोटॉन पंप क्या करते हैं, ये एसिड निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और देखिए, प्रोटॉन पंप एक एंजाइम होता है जो कि आमाशयों की दीवारों पर स्रावित होता है, जिससे एसिड बनाने में मदद होती है। जैसे ही आमाशय की दीवारों पर प्रोटॉन पंप जाते हैं तो वहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है एसिड। और ज़्यादा मात्रा में जब आपको एसिड निकल रहा है तो उसको तो बंद करना पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसे मेडिसिन को ले लें जो प्रोटॉन पंप को बंद कर दे। और जैसे ही प्रोटॉन पंप बंद होंगे तो आपको ये एंजाइम जो एसिड जो है वो बनना कम हो जाएंगे, तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये कौन कौन होते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दवाइयाँ, जो कि ओम्प्रोजोल होता है। ओम्प्रोजोल जो है इसको 40 mg का जो 40 mg का दवाई है, इसको आप बीडी ले सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार। देखिए, आपको कोई भी मार्केट में नाम से आ सकता है, मेन रहता है कि इसका कॉम्पोजिशन देखना। का अगर कॉम्पोजिशन का दवा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है ओम्प्राजोल, इसका दवा लेते हैं तो तुरंत आप लोग को रिलैक्स मिलेगा। या आप ओम्प्राजोल का क्या ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यह इंजेक्शन जो है ये केवल और केवल नसों में ली जाती है, वेन में लिया जाता है, तो ये इंट्रावेनस होता है, इस बात को याद रखना है। दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाली दवाई है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में यही चलता है, पेंटा 40। पेंटा 40 मेडिसिन भी ले सकते हैं, और पेंटा 40 जो है ये आपको क्या ले सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं। और यह इंजेक्शन केवल और केवल IV दिया जाता है, मतलब किस में, नसों में दिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने वाली इंजेक्शन है या मेडिसिन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है। आपको कभी भी अगर पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बना रहता है, सीने में जलन होती है, तो सबसे पहले पेंटा 40 ही दिया जाता है। उसके बाद कोई दवा, डाइक्लोफेनेक या कोई भी दवा आपको दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले पेंटा 40 ही दिया जाता है। इसका यूज बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर अगर किसी प्रकार की मेडिसिन का यूज करते हैं या इंजेक्शन का यूज करते हैं वो है पेंटा 40। पेंटा 40 बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। और उसके बाद क्या है, देखिए लेंसरोपोजोल जो है ये भी क्या होता है, ये प्रोटोन पंप को बंद करता है। तो ये इंजेक्शन जो है, ये इंजेक्शन भी आता है और मेडिसिन भी आता है। मेडिसिन आता है वो भी दिन में 2 बार लेना है, और 30 mg का जो इंजेक्शन आता है वो भी क्या लेना है, दिन में 2 बार लेना है। लेकिन ये भी दिया जाता है कब, आपको ध्यान रखना है कि ये भी नसों में ही दिया जाता है। अब आ जाते हैं एसिड को रोकने वाला, आखिर आपको कौन कौन से जाइम दिया जा सकता है। तो देखिए, जाइम में देखिए, ये जो कंपोजिशन का जाइम मैं पहला जो जाइम लाया हूँ, इसमें कंपोजिशन देखिए क्या है, एल्युमिनियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों के कंपोजिशन से ये बनाए गए हैं, जो कि क्या करता है, हमारे पेट में जितने भी गैस बन गए हैं उसको उदासीन करने में मदद करता है। क्योंकि ये होता है कैसा, क्षारीय प्रकृति का, और जैसे इसको लेते हैं तो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। दूसरा देखिए क्या है, ऑलगेल जो आता है, ये भी क्या होता है, ये भी इस कंपोजिशन का दोनों का बना होता है, जो कि दिन में 2 बार लेना चाहिए, जिससे तुरंत आराम मिलता है। या क्या, एरिस्टोजाइम मार्केट में आता है, कौन सा, एरिस्टोजाइम। एरिस्टोजाइम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। या रेनिडेक ओ भी बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेनिडेक ओ है। रेनिडेक ओ सबसे ज़्यादा यूज होता है, और एरिस्टोजाइम और क्या, रेनिडेक ओ, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अगर इसका उपयोग करते हैं तो तुरंत आपको राहत मिलती है। लेकिन आज मैंने जो दवा बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थे, लेकिन कोई भी मेडिसिन अपने से नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह का आपको नहीं लेना है। जब भी कोई मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।